हेलो दोस्तों। आज हाजिर हूँ आपके साथ एक नई कहानी के साथ। कहानी उन दो दोस्तों की जिन्होंने एक दूसरे के साथ शर्त लगाई थी एक भूतिया बंगले में जाने की। तो चलिए चलते हैं कहानी पे। तो दोनों ने शर्त लगाई इस भूतिया बंगले में जाने की। तो चंदन के चेहरे पे बहुत ही खौफनाक भाव थे, पर वो बताना नहीं चाह रहा था। उसने अपने आप को बहादुर साबित करने के लिए यह शर्त लगाई थी राकेश से, पर अंदर ही अंदर डर भी लग रहा था इस भूत बंगले के अंदर अकेले जाने में। मगर अकेले दिन के लिए उसने आज शर्त लगा ही ली थी। सुबह के वक्त दोनों दोस्त उस जगह पर पहुंचे जिसे राकेश ने तय किया था। राकेश और चंदन दोनों उसी बंगले के सामने खड़े थे। राकेश ने चंदन को छेड़ते हुए कहा, क्यों डर लग रहा है तुम्हें? चंदन ने बेफिक्र होते हुए कहा, अरे मैं किसी से के बाप से भी नहीं डरता हूँ, तुम टेंशन ना लो। उसने उस बंगले की ओर इशारा करते हुए चिल्लाकर कहा, ओए भूत, मैं नहीं डरता तुमसे, आ रहा हूं आज रात को तुम्हारे पास। राकेश बोला, अबे भाई चिल्ला मत वरना अंदर का भूत नाराज हो जाएगा। चंदन ने फिर कहा, इस भूत की आज रात को खबर लेता हूं मैं। चंदन को डर तो लग रहा था, पर ऐसा कह के वो खुद को फिर से बहादुर साबित करना चाह रहा था। ऐसा कह के वो राकेश को वहां से ले गया और वो जगह वीरान हो गई। ऊपर बंगले में से दो आंखें उन्हें कब से घूर रही थी। उनकी आंखों में शोले दहक रहे थे और वो खिड़की अचानक बंद हो गई। शाम होने को आई थी और उसे अब ज्यादा डर लगने लगा था। उसने मन में ठान लिया कि वो राकेश के घर जाएगा और उसे पिला पिला के बेहोश कर देगा और आज जाना टाल देगा। वो राकेश को मिलने कॉलेज के ग्राउंड की तरफ गया। उसे पता था कि इस समय वो यहीं पर मिलता है। उसने देखा कि वो एक बिल्डिंग के पीछे मोबाइल पे बात करता जा रहा था और साथ ही कुछ सामान भी निकालता जा रहा था। उसने उसे देखते हुए खुद को एक दीवार के पीछे छुपा लिया। वो किसी से बात कर रहा था। साले को डराने के लिए पूरा इंतजाम किया है। हमेशा कहता रहता है मैं इतना बहादुर हूँ, मैंने ये किया, मैंने वो किया। आज साले को ऐसी बिल्डिंग में लेके जा रहा हूँ कि डर के मारे पेंट भर देगा वो। मैं खुद उसे डराने का सारा सामान लेकर आया हूँ। राकेश फोन पे किसी से बातें करते हुए ये बोलता जा रहा था। चंदन सब सुन रहा था। वो खुद से ही बोला, अच्छा बेटा ये बात है, अब तो मैं जाऊंगा उस बंगले में और मुझे पता है वहाँ कोई भूत वूत नहीं है। अब तो इसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि मुझसे पंगा लेना ही भूल जाएगा। चंदन वहाँ से चला जाता है ताकि राकेश इस बात से अनजान रहे कि उसे सब पता चल गया है। उसके जाते ही राकेश के फ़ोन पे आगे वाले की आवाज़ आती है, पर यार तुझे पता है ना तू उसे किसके बंगले में लेके जा रहा है? जब वो बाहर आएगा तो तुझे ही मार डालेगा। फ़ोन पे आ रही तीखी अनजान आवाज़ में कहा। राकेश हंसते हुए बोला, यही तो बात है, इस बंगले में जाके ही पता चलेगा कि उसकी चड्डी में कितना दम है। और उसने फ़ोन कट कर दिया। रात के 12 बजे थे। खामोश सन्नाटे को चीरती हुई एक बाइक दौड़ी चली आ रही थी। सवार थे दोनों, राकेश और चंदन। दोनों जल्दी ही उस बंगले के आगे पहुंच गए और दोनों इस बंगले के दरवाजे के आगे आगे खड़े हो गए। उसे डराने अंदर आएगा तो उसे सबक सिखाएगा। राकेश के मन में चल रहा था कि आज तो इसकी सारी हैकड़ी निकाल जाएगी। राकेश और चंदन लगातार उस दरवाजे को घूरे जा रहे थे। चंदन डरा हुआ तो था, पर खुद को सहज दिखाने की कोशिश भी कर रहा था। तभी राकेश ने बोला, क्यों डर लग रहा है तुझे? चंदन ने राकेश को पकड़ते हुए कहा, अबे मैं किसी से नहीं डरता। आज रात तुझे भी इस बात का पता चल जाएगा कि चंदन क्या चीज़ है। राकेश बोला, अरे भाई दरवाजे को खोल के अंदर तो जा, फिर पता चलेगा कि किसमें कितना दम है। चंदन बोलता है, ठीक है चल, शर्त के मुताबिक मुझे इस बंगले में आज की रात बितानी है और सुबह तक अगर मैं बिना डरे बाहर आ गया तो मैं जीत गया। राकेश बात को बीच में काटते हुए बोला, जो तू आने वाला नहीं है। चंदन बोला, यार ये तो वक्त ही बताएगा कि मैं आऊँगा या नहीं। राकेश ने आगे कहा, तो फिर चलो जाओ अंदर, देखते हैं किसमें कितना है दम। चंदन चलता हुआ फिल्मी स्टाइल में बोला, जो डर गया समझो मर गया। और चंदन बढ़ चला दरवाजे की ओर। उसे कुछ पता नहीं था कि किस्मत उसे उसके अतीत की परछाइयों में ले जाएगी। चंदन दरवाजे के पास पहुंचा तो
तो एक सर्द हवा ने उसके बदन में सनसनी फैला दी। उसका बदन एक बार तो कांपने सा लगा था। चंदन ने हिम्मत करके दरवाजे को खोला। दरवाजा इतनी भयानक आवाज के साथ खुला। अंदर चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा था। चंदन ने अपना पहला कदम उस बंगले में रखा। उसके कदम जहां पड़े वहां खून से निशान बन गए, पर वो देख नहीं पाया। उसके अंदर कदम रखते ही राकेश भी बाइक की ओर मुड़ा और चलने लगा। चंदन भी आगे बढ़ने लगा और पीछे से दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। चंदन पीछे मुड़ के बोला, साला मुझे डराने के लिए दरवाजा बंद किया है। राकेश पीछे मुड़ा और सोचा, लगता है कोई और न आ जाए इसलिए दरवाजा बंद किया है। लेकिन दो आंखें ऊपरी मंजिल की खिड़की में से अभी भी राकेश को घूर रही थी। राकेश सीधा बाइक के पास गया और बाइक के थैले में से अपना सामान निकाला, जिससे वो चंदन को डराने वाला था। उसने एक थैले में सामान डाला और बंगले की दीवार की तरफ जाने लगा, दूसरी ओर जाने के लिए। चंदन ने अपना कदम रख दिया था। वो दरवाजे के पास खड़ा बंगले का जायजा ले रहा था। उसने अपने मोबाइल की टॉर्च निकाली और देखने लगा, लेकिन बंगले में चारों ओर सोफे और सजाने के सामान बरामदे में रखे हुए थे। उन सब पर सफ़ेद कपड़े डले हुए थे। बरामदे के एक सीढ़ियाँ ऊपर की ओर जाती थी, पर ऊपर क्या है ये अंधेरे में विलीन था। उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसने टॉर्च को फिर अपने दाएं और बाएं ओर घुमाया। दरवाजे के दोनों ओर एक छोटा सा गलियारा था। चंदन गलियारे की तरफ मुड़ा और टॉर्च की रोशनी में आगे आने वाली जगहों को देखता जा रहा था। उसने देखा कि गलियारों में कपड़े लटके हुए थे, जैसे कई सालों से उन्हें तार पर से उतारा ही नहीं था। आगे कुछ खाली कनस्तर और एक पुरानी साइकिल पड़ी थी। तभी उसे उसके पीछे किसी के दौड़ने की आवाज़ सुनाई दी। वो तेजी से मुड़ा और भागते हुए दरवाजे तक वापस आया। उसने चिल्ला के कहा, साले मैं सब जानता हूँ, तू अंदर आ गया है मुझे डराने के लिए। मैं नहीं डरने वाला और आज तुझे इसी बंगले में दफना के जाऊँगा मैं। दरवाजे के पास आके देखा कि वहाँ कोई भी नहीं था। चारों ओर पहले जैसी शांति ही थी। उसने आगे आके देखा कि बरामदे के दोनों ओर सीढ़ियों के नीचे दो कमरे हैं। उसने कहा, अच्छा तो इन दोनों में से एक कमरे में छुपा हुआ है तू। और वो पहले एक कमरे की ओर बढ़ता है। वो कमरे का दरवाज़ा धीरे से खोलता है और आगे देखता है कि वो एक बेडरूम है। पलंग और बिस्तर अभी भी लगे हुए हैं। दीवारों पर किसी बूढ़े व्यक्ति की तस्वीर लगी हुई है। तो उसने देखा कि कमरे में अलमारी थी। उसने अलमारी को खोला तो वहाँ बस कुछ किताबों और बिखरे सामान के अलावा कुछ भी नहीं था। तभी उसे बाहर की तरफ से कोई आवाज़ सुनाई दी। वो बाहर की तरफ भागा और उसने तेज़ी से मोबाइल की टॉर्च आवाज़ की। उसने देखा कि वहाँ पर एक बड़ा सा चूहा था। उसने अपना पसीना पोंछते हुए कहा, अरे साले, खाली घर में भी चूहे होते हैं क्या। वो फिर मुड़ा और दूसरे कमरे की तरफ जाने लगा। उसे लगा कि कहीं राकेश इसी कमरे में होगा। उसने दूसरे कमरे का दरवाज़ा खोला और देखा कि वहाँ बस कबाड़ की जगह चीज़ रखी हुई है। चारों तरफ सामान ऐसे बिखरा था मानो चोरों ने बिखेरा। चंदन ने सोचा कि यहाँ पे समय बिताना काफ़ी मुश्किल है। उसे लगा कि कहीं राकेश इसी कमरे में होगा। उसने दूसरे कमरे का दरवाज़ा खोला। राकेश दोनों कमरों में नहीं था। इसका मतलब वो सीढ़ियों से ऊपर आया गया है। चंदन ने सोचा कि मैं भी ऊपर जाकर उसे मज़ा चखाऊंगा। वो दरवाजे को बंद करके बाहर निकल जाता है, पर उसे नहीं पता है कि दरवाजे के पीछे एक खूनी साया उसको ही घूरे जा रहा था। दरवाज़ा बंद होते ही वो सोया दरवाजे से हटके कमरे के बीच आ गया। उसके हाथों के नाखून बढ़े हुए थे, आंखें अंगारों जैसी लाल थी और उसके बाल भी बढ़े हुए थे। और फिर वो अचानक हवा में कहीं गायब हो गया। बाहर बरसात ने अपना तांडव शुरू कर दिया था और अब अंदर होने वाला था मौत का तांडव। दूर कहीं बिजली गिरी और उसकी चमक में बाहर से वो खौफनाक बंगला और भी खौफनाक लगने लगा। अंधेरे में पानी की बूंदों के बीच वो बंगला किसी भूत बंगले की तरह चमक रहा था। बिजली की रोशनी उसे और भी भयावह बना रही थी। अंदर था चंदन और बाहर की तरफ राकेश। राकेश दीवार से चढ़ने की कोशिश कर रहा था और वो भी अपने मोबाइल की टॉर्च जलाता है।
उसने देखा कि सामने एक बड़ा सा बरगद का पेड़ है जिससे लंबी लंबी जड़ें नीचे की ओर लटक रही थी। उसने देखा कि उस बरगद के आगे एक कुआं था। उसे प्यास लगी थी। उसने उस कुएं से लगी बाल्टी को पानी में डाला। कुछ देर बाद उसने कुएं में से बाल्टी को खींचना शुरू किया और जब वह बाल्टी ऊपर आई तो उसने उसमें से पहले अपना मुंह धोया और फिर जैसे ही वो पानी पीने के लिए बाल्टी में झुका, उसने देखा कि उस बाल्टी में कटी हुई उंगलियां तैर रही हैं। उसी वक्त उसकी चीख निकल गई। उसने बाल्टी को गिरा दिया और कुएं में झांकने के लिए उसके ऊपर आने लगा। उसने जैसे ही कुएं में देखा, उसकी चीख निकल गई। एक काली आकृति जिसकी आंखें अंगारों से जलती हुई थी और जिसके बाल बड़े थे, वो कुएं की दीवारों पर रेंगता हुआ आ रही थी। राकेश जोर से चिल्लाया और वो बहुत तेजी से भागने लगा। हे भगवान, ये जरूर वही है। मेरी मति मारी गई थी सो मैं इस बंगले में आ गया। वो भागते भागते बोलता जा रहा था। वो दीवार के नजदीक पहुंच गया पर वहां एक लड़की उसकी ओर पीठ करके बैठी हुई थी और रो रही थी। बरसात में कुछ भी साफ नहीं दिखाई दे रहा था पर वो उस लड़की की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगता है। बिजली की गड़गड़ाहट में उस लड़की का रोना साफ सुनाई दे रहा था। राकेश उसके पास पहुंचा और धीरे से उसके कंधे की ओर हाथ बढ़ाया। उसने जैसे ही उस लड़की का कंधा छुआ, वो लड़की उस हवा में उसके सामने लटक गई। उसे देख के राकेश की पैंट गीली हो गई। वो चिल्लाया। सामने साक्षात मौत खड़ी थी उसकी आंखों में नफरत की आग थी और उसकी आवाज़ में दो आवाज़ें शामिल थी जिसकी वजह से वो और भी भयानक ही चली थी और ज़ोर से चिल्लाई, भाग कुत्ते भाग, कहाँ तक भागेगा। और राकेश भागते हुए बोलने लगा, कौन हो तुम। और वो उसी कुएं की तरफ वापस गया। सामने था बरगद का पेड़ और वो लड़खड़ाते हुए नीचे गिर गया। उसके पैर में चोट लग गई थी और वो रगड़ रगड़ के आहें भरते हुए रेंग रहा था। उसने खड़ा होने की कोशिश की पर कुएं के सहारे बैठ गया। सामने देखा तो कोई नहीं था। उसने अपने दिल पर हाथ रखकर कहा, हे भगवान, शुक्र है तेरा जो तूने मुझे बचा लिया। उसने देखा ही नहीं कि उसके पीछे से बरगद की एक जड़ उसके गले में कस गई थी और एक झटके में राकेश का शरीर बरगद के पेड़ पर लटक रहा था। उसकी आंखें बाहर निकल रही थी, टांगें जोर जोर से हिल रही थी। चीखना चाह रहा था पर गले से सिर्फ ग ग की आवाज ही निकल रही थी। और सामने बंगले में उसने देखा कि खिड़की में चंदन घर के अंदर एक दरवाजे से बाहर निकल रहा था। उसने बहुत कोशिश की उसे बुलाने की पर बुला नहीं पाया और कुछ ही देर में उसके हाथ लटक गए। उसका निष्प्राण शरीर बरगद की शाखा से लटक गया। फिर बिजली चमकी और उस बरगद पे लटके राकेश के शरीर पे रोशनी पड़ी। बाहर जंगल में भेड़ियों के रोने की आवाजें। बरगद के पेड़ से लटकी राकेश की लाश हवा में झूल रही थी। बंगले के अंदर चंदन कमरे से बाहर की ओर निकल रहा था। चारों ओर बरसात अपना जोर दिखा रही थी और बिजली की चमक बंगले की दीवारों को खौफनाक बना रही थी। बाद किसी ने उसे बालों से पकड़ के घसीटना शुरू किया। धीरे धीरे वो अनजान साया उस लाश को लेकर अंधेरे में कहीं पर विलीन हो गया। अंदर चंदन अभी उस कमरे से बाहर आया था। उसने देखा कि बाहर कोई था। उसे लगातार ऐसा लग रहा था कि कोई उसके पीछे है, पर उसे यकीन था कि ये राकेश ही होगा। इसलिए उसे डर तो लग रहा था पर राकेश के होने की तसल्ली भी थी। वो बाहर आया और उसने टॉर्च की रोशनी को छत की ओर जाने वाली सीढ़ियों पर की। उसने देखा कि लकड़ी से बनी हुई सीढ़ियां गोल आकार में ऊपर की ओर जा रही हैं और ऊपर एक झूमर लटक रहा था जिसके कांच काले रंग के हो चुके थे और मकड़ियों ने उस पर बड़े बड़े जाले डाले हुए थे। वो ऊपर टोच करके जोर से चिल्लाया, साले मुझे पता है तू ऊपर ही छिपा हुआ है। मैं आज की रात इस घर में बिता के ही बाहर निकलूंगा और फिर ऊपर आके तेरी खबर लेता हूँ। तू रुक तो सही एक बार। और ऐसा कह के वो पास पड़े सामानों से पर्दे हटाने लग जाता। वहाँ बड़े बड़े सोफे और कुर्सियाँ थी। उसने एक लंबे सोफे को देखा और बोला, साले तुझे क्या लगता है मैं डरता हूँ? देख,
अब मैं सुबह तक इसी सोफे पे लेट रहूँगा और फिर तेरी खबर लूँगा। आधी रात तो चली गई है, आधी और बाकी है, फिर तेरी बारी है। ऐसा बोल के वो टांगे फैलाकर सोफे के ऊपर लेट गया और अपने ईयरफोन निकाले और कानों में डाल दिए। जल्दी ही बंगले के सन्नाटे में ईयरफोन की हल्की आवाज़ भी गूंजने लगी। उसे पता ही नहीं चला कि दो आंखें उस सोफे की ओर धीरे धीरे बढ़ रही थी। उन आंखों ने चंदन को देखा और इसकी ओर लपक के झपट पड़ी। चंदन एक झटके में झूंझने लगा और खुद को अलग करने की कोशिश की। उसने उसे अलग किया। आवाज़ आई। चंदन चिल्लाते हुए खड़ा हो गया और उसने कहा, साली बिल्ली कहीं की, डरा दिया मुझे। और एक बार फिर से खड़ा हो गया। उस कमरे में टॉर्च की रोशनी बिल्ली के ऊपर की। काली बिल्ली की आंखें किसी चुड़ैल की तरह चमकने लगी और वो खिड़की से कूद के बाहर चली गई। चंदन ने उधर उधर देखते हुए कहा, अब उसे लगा कि यहाँ बैठ के कुछ नहीं होने वाला, चलकर चंदन को ढूंढा जाए ताकि उसे पकड़ के शर्त को यहीं पर ख़त्म कर दे। ऐसा सोच के वो सीढ़ियों के ऊपर की तरफ बढ़ने लगा। सीढ़ियाँ पुरानी होने की वजह से आवाज़ कर रही थी। हर कदम के साथ आवाज़ आती और तेज होती जा रही थी। नीचे हवा के हल्के झोंके ने ऊपर की ओर रुख किया और ऊपर लगा झूमर हिलने लगा। चंदन को डर तो लग रहा था, पर वो अभी भी अपने आप को बिना डरा हुआ लगने की कोशिश कर रहा था। उसने चिल्ला के कहा, राकेश, अब बस कुछ ही घंटे रह गए हैं, फिर तू हार जाएगा, मैं आ रहा हूँ। और अब चंदन जल्दी जल्दी कदम बढ़ाने लगा। ऊपर पहुँच के उसने टॉर्च को चारों ओर घुमाया। सीढ़ियों से पास में छत के किनारों पे रेलिंग्स लगी हुई थी। सामने की तरफ दो दरवाजे एक दूसरे के सामने थे। बीच में खाली जगह थी जिस पे पुरानी कालीन बिछाई हुई थी। उसने सोचा, हो ना हो अब राकेश इन दोनों कमरों में किसी एक में तो पक्का ही होगा। इसलिए वो पहले अपने नज़दीक वाले कमरे की ओर बढ़ चला। उसने दरवाज़ा खोला और दरवाज़ा फिर एक भयानक आवाज़ के साथ खुल गया। वो धीरे धीरे कमरे की तरफ अंदर आ गया। उसने धीरे से मोबाइल की टॉर्च से चारों ओर देखना शुरू किया। उसने देखा कि पूरे कमरे में चारों ओर जाले ही जाले हैं। पुरानी अलमारियों के ऊपर धूल सी जमी हुई है। उसने उत्सुकतावश एक अलमारी को खोला। उसमें उसे सोने के गहने मिले। उसके आगे फटी की फटी रह गई। वो खुशी के मारे पागल होने लगा था। उसने सोचा कि राकेश को इसमें से कुछ भी नहीं दूंगा साले को, कम से कम 5 लाख के तो होंगे ही। उसने खुद से ही कहा और खुद से ही वो बातें करने लगा। उसी टाइम उसने और भी सामानों को टटोला, पर उसे कुछ कपड़ों के अलावा कुछ भी नहीं मिला। उसने वो गहने अपनी जेब में डाल दिए, पर उसे पता ही नहीं था कि दो जलती हुई आंखें उसे कमरे में अभी भी घूर रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे वो आंखें चाहती हैं कि ये गहने चंदन को मिले। चंदन ने दरवाजा खोला और उस कमरे से बाहर आ गया। उसने सोचा कि अब राकेश सिर्फ एक ही कमरे में हो सकता है, क्योंकि वो नीचे नहीं है, ऊपर भी नहीं है। अब सिर्फ एक ही कमरा बचा था जिससे वो हो सकता था। और चंदन उस आखिरी कमरे की ओर बढ़ चला था। उसने धीरे से दरवाजा खोला। जैसे ही दरवाजा खुला, उसे लगा कि उसे किसी ठंडी हवा ने छू लिया हो। उसे अचानक सिहरन सी महसूस होने लगी, पर उसने खुद को संभालते हुए कमरे में प्रवेश किया। उसने देखा कि वो एक बेडरूम था। यही एक कमरा था जिसमें सब सामान व्यवस्थित लग रहा था। बिस्तर ऐसे बिछा था जैसे किसी ने अभी बिछाया हो। कमरे को देख के लग रहा था कि ये किसी लड़की का कमरा था। चारों ओर दीवार पर अलग अलग तस्वीरें थी। चंदन ने तस्वीरों को ज्यादा गौर से नहीं देखा। उसे तो बस कुछ और ही तलाश थी। उसने इसी लालच में उस कमरे की अलमारी खोलने के लिए बढ़ा, परंतु जैसे ही वो आगे बढ़ा, किसी ने दरवाजे को पीछे से बंद कर दिया। वो तुरंत मुड़ा और दरवाजे को पीटते हुए बोला, साले कमीने, दरवाजा खोल। तुझे क्या लगता है तू मुझे डराएगा और मैं डर जाऊंगा? मैं नहीं डरता किसी से, दरवाजा खोल। जब काफी देर तक कोई आवाज नहीं आई तो उसने दरवाजा पीटना बंद कर दिया और बोला, ठीक है, तू बंद ही रख सुबह तक। जब मैं शर्त जीत जाऊं तब खोलना, बैठा हूं मैं इसी कमरे में। और दरवाजे से दूर हटके वापस जैसे ही मुड़ा, उसके सामने धुएं में एक भयावह चेहरा उसे नजर आया। उसके मुंह से चीख निकल गई
और वो लड़खड़ाकर जमीन पे गिर गया। उसने वापस उठ के देखा पर वहां पर कोई नहीं था। वो पसीने से तरबतर था। उसने खुद को खड़ा किया और टॉर्च से कमरे में चारों ओर तेजी से देखना शुरू किया, पर वहां कोई भी नहीं था। इसी आपाधापी में टॉर्च दीवार की तरफ पूरी तरह से पड़ी और पहली बार उसने दीवार पे लगी तस्वीर को गौर से देखा। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसके कॉलेज का ग्रुप फोटो वहां पर लगा हुआ था। उसने उसकी और राकेश की तस्वीर भी थी। उसने आगे देखना शुरू किया। आगे एक लड़की की तस्वीर थी और उस पर धूल जमा थी। उसने धूल को हाथ से जैसे ही साफ किया, उसमें से एक तस्वीर उभर के आई। उसने उस तस्वीर को देखा और उसकी आंखों की पुतलियां तेजी से फैल गई। उसके मुंह से बस ये शब्द निकल पाया, रोशनी, और मोबाइल उसके हाथ से गिर पड़ा। वो पत्थर की मूर्ति बने खड़ा था और बाहर हवा बहुत ही तेजी से चल रही थी। चंदन की आंखें अभी भी फैली हुई थी। उसने अपने आप को संभालते हुए मोबाइल को फिर से पकड़ा और बाकी तस्वीरों को गौर से देखने लगा। उसने देखा कि वो लड़की काफी तस्वीरों में थी। फिर उसने अपने माथे में हाथ देते हुए बोला, घर में लेके आया है। उसे लगता है कि मैं डरता हूं, पर ऐसा नहीं है। वो वापस दरवाजे के पास गया और इस बार उसने दरवाजे को 2 बार लात मारी और बोला, कमीने, तुझे क्या लगता है मैं डरता हूं? क्या मैं नहीं डरता किसी से? जा मत खोल, सुबह तक मैं इसी बिस्तर पर इंतजार करूंगा। और ऐसा बोल के वो बिस्तर पर लेट गया और अतीत की गहराइयों में खो गया। कॉलेज के दिन थे। चंदन, राकेश और अविनाश बैठे हुए थे। चंदन और राकेश लगातार आने वाली लड़कियों को घूर रहे थे। ये चीज चंदन अपने अतीत के बारे में सोच रहा था जब वो उस बेड पे लेटा था। तो अविनाश किताब में कुछ ढूंढ रहा था। सामने से एक लड़की आ रही थी। चंदन बोलता है, यार राकेश, क्या लड़की है? राकेश भी आंख फाड़ के देखता है। हाँ भाई, एकदम बढ़िया लड़की है। अविनाश अब तक किताब में ही सिर डाले हुए था, पर इन दोनों की बातें सुनने के उसने भी देखा। सामने से रेड टॉप और ब्लू जींस में एक लड़की आ रही है। अविनाश भी उसे देखता ही रह गया, क्योंकि इस लड़की को आज से पहले उसने कॉलेज में नहीं देखा था। लगता है कॉलेज में नहीं आई है। अविनाश ने भी उसे घूरते हुए कहा, पर उसके घूरने में प्यार था, हवस नहीं। चंदन और राकेश दोनों ने अविनाश की ओर देखा और कहा, भाई क्या लड़की है, भाई तू पटा ले और हमको भी ऐश करवा दे। अविनाश ने किताब को एक तरफ पटक के गुस्से में कहा, हद होती है यार, हमेशा क्या गलत बात करना। तुम लोगों में मोरल नाम की कोई चीज़ है या नहीं? चंदन ने उसे हाथ देते हुए कहा, चल यार, हम तो मजाक कर रहे थे। अगर तुझे पसंद नहीं है तो आज के बाद नहीं करेंगे। अविनाश उससे हाथ मिलाकर कहता है, ठीक है यार, चलो अब क्लास के लिए लेट हो रहे हैं। और तीनों क्लास की ओर चलते हैं। जैसे ही क्लास में पहुंचते हैं, देखते हैं कि वो लड़की उसी क्लास में बैठी हुई है। तीनों अपनी अपनी जगह पे बैठ जाते हैं। चंदन और राकेश लगातार लड़की को घूरते हैं। तभी मैडम रोजी अंदर आती है और बोलती है, गुड मॉर्निंग बच्चा लोग, आज हमारे साथ एक नया चाइल्ड आया है, कम रोशनी बेटा। अब और वो रोशनी को क्लास के आगे लाती है। वो उसका इंट्रोड्यूस कराती है, उसकी पहचान कराती है। सी इज रोशनी, ये दिल्ली से आई है, इसको तुम लोग अच्छे से रखना, ये गॉड का चाइल्ड है। यहाँ शहर में इसका पापा था जिसका डेथ हो गया, सो ये अपनी पढ़ाई छोड़ के वापस अपने शहर आ गई है। होप आप लोग इसका अच्छे से ख्याल रखेंगे। राकेश ने चंदन की ओर देखते हुए कहा, पूरा ख्याल रखेंगे इसका तो पक्का मैडम। चंदन भी कुटिल मुस्कान देता है। फिर अविनाश की ओर देखता है, पर अविनाश का पूरा ध्यान तो बस रोशनी की ओर था। राकेश और चंदन एक दूसरे की ओर देखते हैं और चंदन अविनाश से बोलता है, भाई तू जाके बोल दे। अविनाश झेप जाता है, गुस्सा हो जाता है और बोलता है, क्या बोलूं मैं? राकेश बोलता है, अरे भाई को पहली बार किसी लड़की की तरफ देखते हुए देखा है हमने तुमको, लगता है यही भाई का सच्चा प्यार है। अविनाश कहता है, अरे क्या तुम लोग भी यार। पर अविनाश की आंखें ना साफ साफ बोल रही थी कि जिस प्यार को वो इतने सालों से ढूंढ रहा था वो रोशनी ही थी। उसने क्लास खत्म होते ही
जब वो बाहर आई तो रोशनी को पीछे से बुलाया है, रोशनी। रोशनी मुड़ती है और अविनाश उसके पास आता है और अपना हाथ आगे करता है। हाय, आई एम अविनाश। रोशनी भी उससे हाथ मिला लेती है। अब अविनाश बोलता है, देखो तुम गलत मत लेना, पर अगर पढ़ाई के लिए कोई भी काम को हो, नोट्स लेने हो, मुझसे बात जरूर करना। रोशनी उसकी आंखों में देखते हुए कहती है, हाँ। आते ही मुझे पास वाले लड़की ने तुम्हारे बारे में बता दिया था कि तुम मैथ्स में बहुत अच्छे हो और मेरी मदद करोगे। अविनाश ने कहा, हाँ बोलो। रोशनी बताना शुरू करती है, मेरी इकोनॉमिक्स बहुत कमज़ोर है, क्या तुम मुझे सिखा सकते हो? अविनाश जैसे यही तो सुनना चाहता था, उसने तुरंत कहा, ओके, कहाँ आऊँ पढ़ाने को? रोशनी ने कहा, मेरा घर शहर से थोड़ी दूर है। माँ तो बचपन में ही चली गई थी और पापा के जाने के बाद वो तो घर काटने को दौड़ता है। एक अच्छे दोस्त की तरह अगर तुम आओगे तो अच्छा ही लगेगा। मेरे घर पे ही आ जाओ, ये रहा मेरा एड्रेस। रोशनी ने कागज़ का कार्ड निकाला और अविनाश को दे दिया, उस पर अपना एड्रेस लिख के। रोशनी के जाने के बाद अविनाश ने गजब की मुस्कान के साथ वो कार्ड जेब में डाल लिया। अविनाश जैसे ही वहाँ से निकला, दीवार के पीछे से चंदन और राकेश बाहर आ गए और राकेश बोला, भाई अपने भाई ने तो मछली को दाना भी डाल दिया। चंदन ने कहा, हाँ भाई, अब इस भाई को पूरी मछली आने दे, हाथ में फिर देखते हैं। और दोनों हंसते हुए एक दूसरे से हाथ मिला लेते। अगले दिन अविनाश क्लास के बाहर खड़ा होता है और राकेश उसके पास बैठ जाता है। राकेश तुरंत अविनाश को पूछता है, क्या भाई बात कहाँ तक पहुँची? अविनाश समझ पाता कि राकेश का मतलब क्या है, वो तुरंत बोल पड़ता है, तुम दोनों को और कुछ काम नहीं है क्या? जब देखो मेरे और रोशनी के बारे में पूछते रहते हो। वो चंदन भी बार बार मुझसे यही पूछता है। इस पे राकेश तुरंत जवाब देता है, भाई हमको तुम्हारी बहुत ज़्यादा चिंता जो है कि भाई की शादी में कब हम भी नाचें। हमें भी तुम्हारी शादी में नाचने का बहुत उत्सुकता है। अविनाश राकेश के कंधे पे हाथ रख के बोलता है, अरे यार ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस उसे पढ़ाने जाता हूँ उसके घर पे। राकेश, अच्छा उसके घर तक पहुँच गए क्या? क्या बात है भाई, कमाल है यार, अब तो बस शादी की सहनाई बाकी है। तभी चंदन वहाँ आ जाता है और अविनाश से बोलता है, यार तूने नहीं बोला तो मैं बोल दूंगा। अविनाश कहता है, अरे यार पर इतना जल्दी कैसे बोलूँ, थोड़ा वक्त तो हो जाने दो, फिर बोलूँगा। ऐसा कह के अविनाश वहाँ से चला जाता है। एक दिन रोशनी के घर पे अविनाश बैठा होता है और रोशनी चाय बना रही होती है। अविनाश भी पास रहता है और पूछता है, रोशनी तुम्हें इतने बड़े बंगले में डर नहीं लगता? रोशनी पीछे मुड़ी और बोली, डर कैसा? अविनाश ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, मेरा मतलब है कि शहर से इतनी दूर इस सुनसान जगह पे अकेले रहना। रोशनी बीच में ही बोलती है, जिस जगह पर मेरी बचपन की यादें हों, जहाँ मेरे पापा के कदमों के निशान हो, उसमें डर कैसा? ये तो मेरा स्वर्ग है। पापा ने भीड़ भाड़ से दूर मन की शांति के लिए यह बंगला बनवाया। कहते कहते उसकी आंखों में आंसू आ गए। अविनाश ने करीब आते हुए कहा, माफ़ करना, मेरा तुम्हारा दिल दुखाने का कोई ऐसा इरादा नहीं था। मैं समझ सकता हूँ क्योंकि मैं भी एक अनाथ हूँ। मेरे माँ बाप भी मेरे लिए शहर से दूर एक मकान के अलावा कुछ नहीं छोड़ गए। तुम्हारी और मेरी ज़िंदगी एक सी लगी, इसलिए तो हिम्मत करके तुमसे बात की। तुमसे मिलने के बाद ऐसा लगा मुझे मेरा परिवार मिल गया। और वो रोशनी के करीब आ गई। रोशनी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, हाँ मैंने सब जान लिया था तुम्हारे बारे में, इसलिए तुमसे बात की, वरना कभी नहीं करती। अविनाश ने बिना कुछ सोचे समझे ही बोल दिया, रोशनी क्या तुम जिंदगी मेरे साथ बिताना पसंद करोगी? और रोशनी को तो जैसे यही सुनना था, उसने तुरंत अविनाश को गले लगा लिया और कहा, यह जिंदगी सिर्फ तुम्हारी है। दोनों गले मिल जाते हैं और बाहर चंदन अभी भी अपने अतीत में खोया हुआ था। उसे वो सब याद आ रहा था जो उसने काफी पीछे छोड़ दिया था। रोशनी और अविनाश अब रोज मिलने लगे थे। रोशनी और अविनाश अब दो नहीं एक नाम हो चला था। दोनों के प्यार ने पूरे कॉलेज में नाम कर दिया था और सभी लोग खुश थे सिवाय दो लोगों के। जाहिर सी बात है वो कौन होंगे, आप सबको पता है, चंदन और राकेश। दोनों बैठे हुए हैं, सामने शराब और नमकीन लगी हुई थी। राकेश शराब के नशे में बोलता है, भाई काफ़ी लंबा समय हो गया है यार, अविनाश रोशनी को पटाए अभी तक कुछ हाथ नहीं लगा। अब तो मैंने भी सोचना छोड़ दिया है, चंदन ने लड़खड़ाते हुए बोला।
साले चंदन किसी चीज़ को एक बार ठान लेता है तो करके ही दम लेता है। बस अब बहुत जल्दी मछली हमारे हाथ होगी। दोनों एक दूसरे की ओर देख के हंसने लगते हैं। अमावस की रात का अंधेरा उनके दिल में छुपे अंधेरे की गवाही दे रहा था। उधर पूनम के चांद की तरह रोशनी और अविनाश का प्यार खिल रहा था। अगले दिन अविनाश बैठा हुआ था। चंदन और राकेश उसके पास आते हैं। राकेश चंदन को इशारा करता और चंदन बोलता है, अरे अविनाश। अविनाश अपनी किताब से ऊपर उठता और बोलता है, बोलो भाई क्या बात है। चंदन अपना हाथ अविनाश के कंधे पर रख के बोलता है, देख भाई, अब तुम और रोशनी कॉलेज खत्म होने के बाद शादी कर लोगे, फिर मैं और राकेश भी कहीं ना कहीं जिंदगी में व्यस्त हो जाएंगे। ऐसा करो भाई कि एक पार्टी रखते हैं दोस्तों की, अपने को काफ़ी समय भी हो गया है। वैसे भी रोशनी को तुमने ऑफिशियली प्रपोज तो कर ही दिया है, तो तू प्रपोज भी कर लेना और अपने सब दोस्तों को बुलाते जा। अविनाश कहता है, भाई सच में यार तुम दोनों मेरे बहुत प्यारे दोस्त हो। हाँ यार, सोच तो मैं भी रहा था कब रखे और कहाँ। राकेश ने बीच में बोलते हुए कहा, देखो कल छुट्टी है, हम सब फ्री हैं, तुम और रोशनी पूरे दिन भर साथ रहो, शाम के समय तो तुम्हारे घर पर ही रखते हैं, तुम्हारे घर की चाबी मुझे दे दो। अविनाश बोला, हाँ ये सही है, पर बाकी लोगों को तुम कह दोगे ना। चंदन बोला, अरे भाई तुम बिल्कुल चिंता मत करो, रात तक आराम से घर आना, सभी लोगों को राकेश बोल देगा, तुम्हें किसी को भी कॉल करने की जरूरत नहीं है, बस तुम और रोशनी रात तक घूम के फिर आ जाना। अविनाश ने खुश होकर चंदन और राकेश को गले लगा लिया और बोला, तुम दोनों बहुत अच्छे हो यार, थैंक यू मेरे और रोशनी के बारे में इतना सोचने के लिए। और अविनाश अपने घर की चाबी निकाल के राकेश को दे देता है और कहता है, ये मेरे घर की एक्स्ट्रा चाबी है, कल सुबह मैं और रोशनी बाहर आएंगे और रात को मेरे घर आएंगे, तुम दोनों पूरी तैयारी रखना। मैं अब रोशनी को पार्टी के बारे में बताने जाता हूँ। ऐसा बोल के अविनाश वहाँ से चला जाता है। राकेश और चंदन एक दूसरे की ओर देखते हैं और हाथ मिला लेते हैं। अविनाश कॉलेज में रोशनी को ढूंढता जा रहा है। वो देखता है कि रोशनी कैंटीन में बैठी हुई थी। वो सामने की कुर्सी पे आके बैठ जाता है। रोशनी उसे देखते ही बोलती है, क्या बात है, बड़े खुश नज़र आ रहे हो जनाब। अविनाश मुस्कुराते हुए बोलता है, हाँ यार वो तो है, क्योंकि कल मेरे घर पे पार्टी है। रोशनी बोलती है, वो किस खुशी में। अविनाश अपना हाथ रोशनी के हाथ में देते हुए कहता है, पार्टी के लिए कोई वजह नहीं होती, बस ऐसे ही। रोशनी को पता था कि अविनाश खुद कभी पार्टी नहीं रख सकता, क्योंकि उसे भी ज़्यादा भीड़ भाड़ पसंद नहीं थी। सो उसने आगे पूछा, किसने कहा तुम्हें पार्टी रखने को। अविनाश ने कहा, मेरे दोस्तों ने कहा मेरे को, चंदन और राकेश को तुम जानती हो। लेकिन रोशनी ने तुरंत कहा, मैं नहीं आने वाली तुम्हारे उन ठरकी दोस्तों की पार्टी में। अविनाश थोड़ा सा नाराज हो जाता है। रोशनी उसे समझाते हुए कहती है, देखो अविनाश, जिस तरह से वो लोग मुझे घूरते हैं ना, वो मेरे बिल्कुल पसंद नहीं है। अविनाश भी बोल देता है, यार वो मेरी वजह से तुम्हें देखते होंगे, पर दिल के बुरे नहीं है, बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे और काफ़ी टाइम से भी हैं। वैसे भी पार्टी मेरे घर पे है और सब लोग आ रहे हैं। अब रोशनी ने कुछ सोचते हुए कहा, अगर ऐसा है तो फिर ठीक है, मैं आ जाऊंगी, पर ये आखिरी बार होगा जब मैं चंदन और राकेश के साथ होंगी कहीं भी। अविनाश खुश होकर रोशनी को गले लगाता और कहता है, देखो पार्टी तो रात को है, हम दोनों कल सुबह बाहर घूमने जाएंगे और रात को आकर पार्टी ज्वाइन कर लेंगे। रोशनी उसकी खुशी के लिए हाँ भर देती है, पर अविनाश के जाने के बाद उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई देती हैं। एक और दिन अस्त हो जाता है और फिर वो दिन आता है जिसका इंतजार चंदन और राकेश को 2 साल से था। अविनाश आने वाले समय से बेखबर रोशनी को लेकर बाहर घूमने चला गया था। बाइक के पीछे बैठी रोशनी आज की खुशी से कल की चिंता भूल जाती है। उसे लगता है जैसे उसने अविनाश के रूप में सब कुछ पा लिया था। अविनाश ने तो जैसे अपने जीवन होने का एहसास ही रोशनी से पाया था। दोनों कभी वादियों में एक दूसरे को निहारते तो कभी फूलों से भरे रास्तों पे एक साथ चलते। रोशनी सोचती जा रही थी, भगवान तुमने हर खुशी मेरे कदमों में ला दी है। पापा के जाने के बाद तुझे बहुत कोसा था, पर आज तुमने मुझे हर खुशी दी है। अविनाश के रूप में तुमने मुझे हर वो खुशी दी है। मैं कितनी किस्मत वाली हूँ कि इतना अच्छा साथी मिला है और जो मेरी हर बात को समझता है। ऐसे ही प्यार के पलों में कब दिन बीत गया ही नहीं और रात हो चली थी। अविनाश अपनी बाइक पे तेजी से सुनसान रास्तों पे बढ़ा जा रहा था, अपने घर की ओर। रोशनी अविनाश के साथ में खुद को पूरा सुरक्षित महसूस कर रही थी।
दोनों जल्दी ही घर पहुंचने वाले थे। उधर अविनाश के घर पे चंदन और राकेश दोनों पैग पे पैग लगाते जा रहे थे। कमरे में कोई नहीं था उनके अलावा। राकेश ने कहा, भाई अपना भाई मछली को लेके आता ही होगा, अगर उसे बाहर से ही पता चल गया तो कि घर में कोई नहीं है। चंदन ने म्यूजिक सिस्टम के पास जाके म्यूजिक को तेज करते हुए चिल्ला के कहा, ये है ना। दोनों फिर हाथ में पे ले लेते हैं पैग को। बाहर बाइक आके रुकती है। रोशनी और अविनाश उतरते हैं। राकेश खिड़की से दोनों को देखता है और चंदन को इशारा करता है। चंदन म्यूजिक को पूरा तेज कर देता है। रोशनी बाहर देखती है और अविनाश को बोलती है, अविनाश बाहर सिर्फ चंदन और राकेश की ही बाइक है, और कोई क्यों नहीं आया। अविनाश कहता है, हो सकता है बाकी सभी किसी जीप में आए हो, या किसी जीप वापस चली गई, या कोई किसी बस में आए हो, या पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आए हो। रोशनी बोलती है, ठीक है, पर मैं ज़्यादा देर यहाँ पे नहीं रुकूंगी। अविनाश उसे लेके ऊपर की तरफ बढ़ता है और दरवाजे को खटखटाता है। राकेश दरवाज़ा खोलता है और दोनों अंदर आ जाते हैं। अंदर आते ही अविनाश बोलता है, अरे यार कोई और नहीं आया क्या। चंदन कहता है, पहले तो हमने सोचा था कि हम सबको बुला लें, फिर सोचा कि तुम दोनों के साथ फिर ज़्यादा वक्त नहीं बिता पाएंगे, लेकिन किसी को नहीं बुलाया। राकेश फिर दरवाज़ा बंद कर देता है और नशे में झूलता हुआ रोशनी के करीब आता है और रोशनी को हाथ से पकड़कर बोलता है, आओ ना, बैठो यहाँ पे। रोशनी उसका हाथ झटक देती है और अविनाश के पास दौड़ के आ जाती है। राकेश फिर रोशनी की ओर बढ़ता है, पर बीच में अविनाश उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि भाई तू नशे में है, सुबह बात करते हैं। पीछे से चंदन रोशनी की ओर बढ़ता है और रोशनी को पकड़ लेता है। रोशनी चिल्ला के अविनाश को बुलाती है। अविनाश उसकी तरफ मुड़ के चंदन को धक्का देता है और बोलता है, ये क्या बदतमीजी है यार चंदन। चंदन नशे में बोलता है, साले तुझे इतने सालों से साथ में रख रहे हैं और तू इस मछली को अकेला खा जाएगा। अविनाश अब गुस्से में चंदन की ओर देखता है और कहता है, लगता है तुम दोनों का दिमाग खराब हो गया। तुम लोगों पे भरोसा करके मैंने बहुत बड़ी गलती की। आज तुम दोनों को वो सबक सिखाऊंगा कि फिर किसी लड़की पर बुरी नजरें डाल पाओगे। पर अविनाश जैसे ही मुड़ता है, राकेश उसे पीछे से सिर में डंडा मार देता है। अविनाश उसकी तरफ मुड़ता है, पर कुछ दूर चलने के बाद वो गिर पड़ता है। दोनों हैवानों की तरह रोशनी को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन रोशनी खुद को बचाने के लिए कमरे में दौड़ने लगती है। चंदन भागती हुई रोशनी के पैरों में स्टूल दे मारता है और रोशनी नीचे गिर जाती है। दोनों जानवरों की तरह उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं और उस पर टूट पड़ते हैं। रोशनी उनकी पकड़ से छूटने की कोशिश करती है, पर वो छूट नहीं पाती। तभी दोनों अचानक रोशनी के ऊपर से हटने लगते हैं। रोशनी उठती है और देखते कि अविनाश दोनों को बालों से पकड़ के खड़ा है। अविनाश के सिर से खून निकल रहा था, पर वो दोनों को बालों से पकड़कर ऊपर उठाए खड़ा है और दोनों उसकी पकड़ से छूटने के लिए छटपटाते हैं। आज दोनों को पता चल गया कि जिस अविनाश को वो कमज़ोर समझ रहे थे, वो कमज़ोर था ही नहीं। उसने दोनों को छोड़ा और फिर दोनों को एक साथ लात मार के गिरा दिया और चंदन की टांग पकड़ के बोला, कुत्ते, मैंने तुम दोनों को अपना भाई समझा और तुमने मेरी ही रोशनी को छुआ। उसने उसकी टांग को पकड़ के हवा में फेंक दिया और चंदन के पास पड़े टेबल को तोड़ते हुए जा गिरा। राकेश ने भागने की कोशिश की, पर अविनाश ने उसे पीछे से पकड़ के ऊपर उठा लिया और चंदन के ऊपर फेंक दिया। दोनों बहुत ही बुरी तरह से चिल्ला रहे थे, हमें माफ कर दो, हमें छोड़ दो। अविनाश दोनों के पास गया और दोनों को हाथों से गले के पकड़ के दीवार के सहारे ऊपर उठा लिया और दोनों की टांगें जमीन को छूने के लिए छटपटाने लगी। दोनों के हाथ अविनाश के हाथों पर मार रहे थे, पर अविनाश की पकड़ ढीली नहीं हो रही थी। उसने मुंह से अब बस एक ही आवाज़ निकल रही थी, छोड़ दे भाई, छोड़ दे। रोशनी भागते हुए अविनाश को बोली, प्लीज़ अविनाश छोड़ दो, इन्हें मेरी खातिर छोड़ दो। मैं नहीं चाहती कि तुम किसी मुसीबत में पड़ो, छोड़ दो इन कमीनों को। और अविनाश ने अपनी पकड़ ढीली कर दी, पर जैसे ही अविनाश ने छोड़ा, चंदन ने अपने पीछे डाले हुए चाकू से अविनाश पर वार कर दिया। अविनाश फिर चंदन की ओर लपका, पर चंदन ने फिर वार कर दिया और अविनाश नीचे गिर पड़ा। रोशनी चिल्लाते हुए अविनाश की तरफ भागी, उसे अपनी गोद में सुला लिया और रोते हुए कहा, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मेरी तरफ देखो। अविनाश ने होश खोते हुए रोशनी की तरफ देखा और कहा, तुम भाग जाओ। रोशनी ने कहा, साथ जिए हैं तो साथ ही मरेंगे। राकेश ने चंदन को पकड़ा और कहा, ये क्या कर दिया भाई। चंदन ने कहा, साला मुझे मारने चला था यार, अब देख खुद मर रहा है। अविनाश ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। राकेश ने कहा, भाई चलो यहाँ से सब। चंदन ने पास पड़ा डंडा उठाते हुए कहा, सबूत छोड़ के कैसे जाए,
और उसने डंडे से रोशनी के ऊपर 2 बार की। रोशनी भी अविनाश के ऊपर गिर गई। दोनों के हाथ अभी भी एक दूसरे से जुड़े थे। राकेश बोला, अब चलो भाई, मर गए दोनों, और नहीं मरे होंगे तो भी इनको बचाने कोई नहीं आने वाला। और वो दोनों निकल जाते हैं वहाँ से। रोशनी और अविनाश की आंखें एक दूसरे को देखते हुए बंद हो जाती हैं। बाहर बिजली कड़कती है और चंदन अपनी यादों से बाहर आता है। बंगले के बाहर बरसात का पानी जोर जोर से टकराता है। बंगले में चारों ओर एक डरावनी सी शांति छाई हुई थी। बरसात की आवाज़ इस सन्नाटे को तोड़ रही थी। चंदन बिस्तर में बैठा अपने अतीत को याद कर रहा था। उस दिन के बाद मैंने कभी रोशनी, अविनाश और ये राकेश ही बाहर से दरवाज़ा बंद करके गया है, ऐसा खुद से बोलने के चंदन फिर से दरवाजे के पास जाता और चिल्लाता है, देख साले, अब खोल दे दरवाज़ा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ऐसा बोल के वो ज़ोर ज़ोर से दरवाजे को लात मारता और दरवाज़ा खुल जाता है। वो बाहर आता है। सोने के जेवरों की थैली अभी भी उसके जेब में है, पर अभी उसे महसूस है कि जेब में कुछ गीला सा महसूस हो रहा है। उसने थैली को खोल के बाहर निकाला। अंधेरे में उसने महसूस किया कि उसके हाथ पर भी कुछ लगा है। उसने टॉर्च की रोशनी अपने हाथ की ओर की। जैसे ही रोशनी उसके हाथ पे पड़ी, उसके होश उड़ गए। उसके हाथों में खून लगा था। उसने झटके से उस थैली को उठा के फेंक दिया। फिर एक कोने में जाके खड़ा हो गया। उसने मोबाइल की रोशनी अभी भी थैली पर थी। उसकी धड़कन ट्रेन के इंजन की तरह तेज भाग रही थी। माथे पे पसीने की बूंदें टपक रही थी। कुछ देर तक अपने आप को खड़े रखने के बाद वो फिर उस थैली की तरफ लपका और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। उसने थैली के पास पहुंचकर उसको उठाया और कांपते हुए हाथों से उसको खोला। उसने जो देखा उससे उसकी चीख निकल गई और वो डर के मारे थरथर कांपने लगा। उसने फिर उस थैली को नीचे फेंक दिया और नीचे राकेश की कटी हुई उंगलियां पड़ी थी। उसमें पहनी हुई बड़ी अंगूठे से ही चंदन ने पहचान लिया था। चंदन अब तेजी से नीचे की ओर भागने लगा, पर सीढ़ियों से लड़खड़ा के गिर गया और सीधा नीचे जा पहुंचा। उसने अपने आप को उठाना चाहा, पर उसकी पैर की हड्डी टूट चुकी थी। फिर भी उसने अपने आप को खड़ा किया और दरवाजे की ओर भागा और जोर जोर से चिल्लाने लगा, कमीने, अगर ये मजाक है तो मैं हार गया। खोल दरवाजा, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, दरवाजा खोल दे मेरे भाई। वो नकली उंगलियों से मैं डर गया हूँ, पर दरवाजा नहीं खुलता है। तभी एक लड़की की आवाज़ फुसफुसाहट की तरह निकलती है, चंदन, चंदन। चंदन वापस हॉल की तरफ मुड़ता है जहाँ वो थैली पड़ी थी और मोबाइल की रोशनी उसकी तरफ करता है। और तभी मोबाइल डिस्चार्ज हो जाता है और चारों तरफ एकदम भयानक अंधेरा छा जाता है। अचानक चंदन के दिल की धड़कनें तेजी से बढ़ जाती है और धीरे धीरे उस आवाज़ की ओर बढ़ने लगता है जो आवाज़ आ रही थी, चंदन चंदन। फिर आवाज़ आती है और इस बार एक गहरी दबी हुई हंसी भी आ जाती है, आ जाओ चंदन, मेरी तरफ आ जाओ। हंसी की आवाज़ बढ़ती ही जा रही थी। चंदन पसीने से तरबतर होता जा रहा था और अपने कानों पे हाथ दे के कहता है, कौन हो तुम? और इस आवाज़ के साथ ही एक साथ हॉल की पूरी लाइट्स ऑन हो जाती हैं। चारों ओर रोशनी हो जाती है। चंदन अपने आप को हॉल के बीचों बीच खड़ा पाता है। उसके आगे सोफे लगे हुए थे और सोफों के दूसरी ओर सीढ़ियाँ की ऊपर की तरफ जा रही थी। उसने अपने आप को संभाल कर चिल्लाते हुए कहा, मैं हार गया, प्लीज़ मुझे जाने दो यहाँ से। मैं जानता हूँ राकेश, तेरे साथ और भी लोग हैं, मैं बस घर जाना चाहता हूँ, बस जाने दो मुझे। वो अभी और भी बोलने वाला था कि तभी उसके हाथों पर ऊपर से खून की बूंदें गिरने लगी। वो डरते डरते धीरे धीरे ऊपर देखता है और खौफ उसकी नस नस में समा जाता है और डर के मारे उसकी पतलून गीली हो जाती है और हाफते हुए कुछ कहना चाहता है, पर मुंह से कुछ नहीं निकल पा रहा था। फिर उसने पूरा जोर लगाया और चिल्लाया, राकेश। उसकी चीखों से पूरा हॉल गूंज उठता है। ऊपर राकेश की लाश लटक रही होती है और उसके मुंह से खून की धार हाथ से होते हुए टपक रही थी। और जैसे ही वो चिल्लाता है, लाश उसके ऊपर गिरती है और वो हट के अलग हो जाता है और राकेश का निष्प्राण शरीर हॉल के बीच उल्टा गिर पड़ता है। चंदन पहले तो डर के दूर खड़ा हो जाता है, फिर धीरे धीरे वापस राकेश के पास आता है और रोने लगता है। साले, क्यों लेके आया था यहाँ? मर गया ना तू? किसने मारा तुझे? बता, किसने मारा तुझे? ऐसा बोल के वो खड़ा हो जाता है और फिर दरवाजे के पास जाके चिल्लाता है, कोई है? प्लीज़ अगर कोई है तो दरवाज़ा खोलो, मुझे जाने दो। पर किसी का कोई भी जवाब नहीं आता है। फिर वो कांपते हुए बोलता है,
रोशनी, अगर तुमने ये किया है तो मुझे माफ़ कर दो, मुझे जाने दो यहाँ से। तुमने राकेश को मार दिया, बस अब मुझे जाने दो। इतना ही बोल पाया था कि तभी होल से आवाज़ आती है, ऐसे कैसे जाने दे तुझे कुत्ते की औलाद। उस आवाज़ में जैसे बहुत ही आवाज़ शामिल थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जानवर बोल रहा है। चंदन ने लड़खड़ाते हुए कदमों से चारों ओर देखा, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था। बस ठंडी हवा के झोंकों से पर्दे हिल रहे थे और बीच में ही राकेश की लाश पड़ी थी। चंदन को कोई नज़र नहीं आ रहा था, पर वो फिर भी बोला, कौन हो तुम? देखो मेरा कसूर क्या है, मुझे जाने दो। अपने गुनाह को कसूर मत बोल हरामजादे, तेरी बोटियां चबाएंगे हम। फिर वो आवाज़ आई और इस बार चंदन के रोंगटे खड़े हो गए। उसने भागने की कोशिश की, दरवाज़ा भी अभी भी बंद था। वो सीढ़ियों के पास लड़खड़ाते हुए पहुंचा और एक कोने में दुबक कर बैठ गया। ऊपर लटका हुआ झूमर हिलने लगा और कमरे में तेज हवा चलने लगी। तभी निष्प्राण पड़ा राकेश उठ के खड़ा हो गया। उसकी पीठ चंदन की तरफ थी और वो जोर जोर से सांसें ले रहा था। उसकी सांसें खर्राटों जैसी लग रही थी। चंदन ने जैसा ही देखा कि राकेश खड़ा हो गया, वो खुश हो गया और राकेश की तरफ लंगड़ाते हुए जाने लगा। उसने चलते हुए कहा, राकेश मेरे दोस्त, तू जिंदा है? मैं तो डर गया था यार, मैं हार मान गया, प्लीज़ यहाँ से निकालो। पर राकेश पे इसका कोई असर नहीं हो रहा था। वो तो किसी मूर्ति की तरह बस खड़ा ही था। चंदन उसके पास गया और उसके हाथ को पकड़ लिया और उसके दरवाजे की ओर खींचते हुए बोला, राकेश चल यार यहाँ से। पर राकेश को हिला भी नहीं पा रहा था। राकेश के चेहरे से तो अभी भी खून ही टपक रहा था और वो हंसने लगा। तू पागल हो गया है क्या? चंदन ने खींचते हुए उसको बोला और इसी पल राकेश ने उसका गिरीबान को पकड़ लिया। चंदन के सामने अब राकेश का चेहरा था। उसकी आंखें पूरी सफ़ेद थी और बाल पूरी तरह बिखरे हुए थे। उसके दांत खून की वजह से काले थे और उसके चेहरे की चमड़ी जगह जगह से छिली हुई थी। ऐसी भयानक शक्ल देख के चंदन का बदन कांपने लगा और वो चिल्लाया, छोड़ दो मुझे, मैं हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। राकेश के अंदर एक रूहानी ताकत थी, वो भी एक से ज़्यादा, और वे सब एक साथ बोले, ऐसे कैसे छोड़ दे तुझे, तुझे तो अभी बहुत सहन करना है। और उसने चंदन को हवा में ऊपर उठा लिया और अपने हाथ छोड़ दिए। चंदन बिना किसी सहारे के हवा में लटका हुआ था और भयानक छाया राकेश के शरीर में उसके आसपास मंडरा रहा था। चंदन की हालत खराब होते भी वो रोते हुए बोला, कौन हो तुम और किया क्या है मैंने? भूल गया अविनाश को? उस साये ने उसके नीचे खड़े होकर बोला और एक काला साया उसके सामने से बाहर निकला। राकेश का शरीर गिरने ही वाला था कि फिर खड़ा हो गया और बोला, भूल गया रोशनी को तू कमीने? और चंदन गिड़गिड़ाते हुए बोला, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। गलती नहीं, गुनाह था वो। तूने दो प्यार करने वालों को जुदा किया, अब तू भी तड़पेगा अपनी जिंदगी के लिए। राकेश के शरीर में से अकड़ते हुए आवाज निकली। उसका कटी हुई अंगुलियों वाला हाथ बार बार चंदन की ओर उठ रहा था। वो बोल रहा था, तुझे तो ऐसी मौत मिलेगी कि तू अगला जन्म लेने से भी डरेगा। ऐसा बोल के राकेश के शरीर से ने हाथ से ही हवा में इशारा किया और चंदन का शरीर किसी बॉल की तरह होल की दीवार से जा टकराया और नीचे गिर गया। चंदन दर्द के मारे चीखने लग गया और साया हंसते हुए बोला, पता चला कैसा दर्द होता है जब शरीर की नसें फटती हैं। मरेगा साले, तू मरेगा। पर अब राकेश का शरीर हवा में लटक गया था और चंदन को बोला, उस रात तुम लोगों ने मेरे अविनाश को मारा था और मैं बेहोश हो गई थी, पर जब मुझे होश आया तो अविनाश इस दुनिया से जा चुका था। मैं उसे अपने घर लाई और उसी झूमर के नीचे उसे दफना दिया और तुम लोगों से बदला लेने के लिए इसी झूमर में लटक गई। पर हम दोनों की आत्मा कभी इस बंगले से बाहर नहीं जा पाई। हम दोनों यहाँ तड़पते रहे तुम दोनों को मारने के लिए। फिर एक दिन हमने देखा तुम कुत्तों को यहाँ, और आज तुम यहाँ आ भी गए इस घर में। इस कुत्ते की तो हमने बलि दे दी है, पर तुम्हें इतनी आसान मौत नहीं देंगे। तुझे मौत से भी बदतर जिंदगी देने की तू खुद मौत के लिए तरसेगा। लेकिन चंदन ने हाथ जोड़ के कहा, मुझे जाने दो, मुझे माफ़ कर दो। पर उस साई ने फिर चंदन को हवा में उछाल दिया और चंदन का पैर पूरी तरह से टूट गया। उसकी हड्डी तब बाहर आ गई थी। दर्द के मारे वो चीखने लगा, भगवान मुझे बचाओ। पर आज उसे बचाने वाला कोई नहीं था। और चिल्ला कमीने, तेरी ये चीखें सुनने को हमारी आत्मा तरस गई थी, आज सुकून मिला है। और उसने फिर हवा में उठा दिया। चंदन के दोनों पैर लटक रहे थे और उसके हाथ सीधा हुआ
और कहीं से एक कुल्हाड़ी आई और एक झटके में उसके दोनों हाथों को काटते हुए चली गई। खून के फव्वारे बंगलों की दीवारों पर फूट पड़े और चंदन की चीखों से पूरा बंगला कांपने लगा और चंदन का बदन छटपटाते हुए नीचे आ गिरा। चंदन अब रेंग रहा था और उसे बुझती हुई आंखों से ऊपर देखकर कह रहा था, मुझे खत्म कर दो, मैं हाथ जोड़ता हूँ, मुझे मार दो। यही सजा है तेरी कुत्ते की, तू अब ऐसी जिंदगी जिए जैसे हम जीने को तड़पे थे। तू मरने को तरसे, आज हमारा बदला पूरा हो। और राकेश के शरीर से दो साई निकलकर खिड़की के कांच को तोड़ते हुए बाहर विलीन हो गए। सुबह हो चुकी थी और चंदन की चीखें वातावरण को और भी भयानक बना रही। 6 महीने के बाद एक अस्पताल में उसका कमरा सबसे अलग है। उसके पैर का ऑपरेशन हो और बस चल सकता है, पर दोनों हाथ नहीं है। डॉक्टर उसकी कुछ ज़रूरी जांच करता है और कहता है, मिस्टर चंदन, आप सब ठीक तो है, पर जिस ट्रॉमा से आप गुजरे हैं उस वजह से आपका मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है। ऐसे हमको हेलुसिनेशन यानी भ्रम हो सकता है। आप अपनी दवाई टाइम पर लेना। चंदन बस सिर हिला देता है और इधर उधर देखता है और डॉक्टर उसके कमरे से बाहर आ जाता है। बाहर आकर डॉक्टर लॉक दे देता है और निकल जाता है। चंदन पीछे मुड़ता है और अविनाश और रोशनी के भयानक साए उसके सामने खड़े होते हैं। कमरे की लाइट बंद हो जाती है और कमरे में से फिर चंदन की भयानक आवाज़ें गूंज उठती हैं। अस्पताल के बाहर बरसात हो रही है और भयानक आज बिजली कड़कती है। तो दोस्तों, हमें ये कहानी ये बताती है कि अगर आप किसी के साथ गलत करोगे तो आपके साथ भी गलत ही होगा। तो कभी भी किसी के साथ दुर्व्यवहार ना करें और ना ही किसी को गलत बोले, ना ही किसी के साथ गलत करें। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।